दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और संविधान का आर्टिकल 32 कैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का रक्षा कवच है। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का सिर्फ संविधान का हिस्सा होना ही काफ़ी नहीं है। यह तब तक एक खोखली घोषणा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जब तक इसे प्रभावकारी तरीके से लागू करने के शक्तिशाली माध्यम न हो। तमाम देशों का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि इन अधिकारों के अस्तित्व की वास्तविकता का परीक्षण सिर्फ कोर्ट में ही हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका पूरी तरह से निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। साथ ही उसके पास ऐसे माध्यम मौजूद हों जो उन्हें फंडामेंटल राइट्स को प्रभावशाली ढंग से लागू कराने की ताकत देते हों। ब्रिटिश और अमेरिकन लीगल सिस्टम में ये माध्यम रिट्स के रूप में मौजूद हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स को प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सरकार के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर के विरुद्ध भी लोगों को उपलब्ध हैं। संविधान की धारा 13 के अनुसार यदि कार्यपालिका की किसी कार्रवाई या विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी कदम को निरस्त कर सकती है। किसी भी तरह के मनमाने कार्रवाई को कोर्ट खारिज कर सकती है। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह निजी संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध भी फंडामेंटल राइट्स को लागू कर सकती है और किसी भी तरह के वायलेशन की अवस्था में जुर्माना ठोक सकती है। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के आग्रह पर किसी भी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी पीड़ित व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए इन प्रेरोगेटिव रिट्स को जारी कर सकती है। दोस्तों, संविधान की धारा 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और धारा 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को प्रेरोगेटिव रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान की धारा 359 के अंतर्गत यदि इमरजेंसी घोषित हो तो फंडामेंटल राइट्स का निलंबन किया जा सकता है, वह भी संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में संविधान की धारा 32 के अंतर्गत याचिका दायर करके अपने फंडामेंटल राइट को लागू कराने का आग्रह स्वयं ही एक फंडामेंटल राइट है। संविधान में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। दूसरे फंडामेंटल राइट्स की तरह इसे भी संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है। देखा जाए तो संविधान की धारा 32 पूरे संवैधानिक ढांचे की आधारशिला है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी। दोस्तों, संविधान की धारा 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उक्त याचिका के आधार पर प्रेरोगेटिव रिट जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्स्यूरेरी और कोवारेंटो जो भी इनमें से उपयुक्त हो जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 स्वयं गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की। यह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी स्वयं एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत दायर किसी भी याचिका को संज्ञान में लेने से सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता यदि प्रथम दृष्टया किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता दिख रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कर सकता कि पहले से मौजूद दूसरे विकल्पों की तलाश करने के बाद ही यहाँ आइए। यदि फंडामेंटल राइट का कोई हनन नहीं हुआ है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई याचिका स्वीकार नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि प्रेरोगेटिव रिट्स होते क्या हैं। यह शब्द इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। चूंकि सॉवरेन या किंग को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था, मतलब राजा हमेशा न्याय ही करेगा का सिद्धांत। राजा विशेष परिस्थितियों में विशेष आदेश जारी करने का अधिकार रखता था। समय बदलने के साथ वहाँ की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने
प्रेरोगेटिव रिट्स को जारी करना शुरू कर दिया जब किसी असाधारण मामले में असाधारण राहत देने की आवश्यकता महसूस की जाती थी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विशेष मामले पर विशेष राहत देने के लिए या तो कोई कानून है ही नहीं, यदि कोई कानून है भी तो वह पर्याप्त नहीं है, ऐसे में हाई कोर्ट कोई भी उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 32 पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही प्रेरोगेटिव रिट जारी कर सकती है, जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं। प्रेरोगेटिव रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तभी कोई रिट जारी कर सकती है जब किसी फंडामेंटल राइट का हनन या वायोलेशन हुआ हो। जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन के मामले में तो रिट जारी कर ही सकता है, पर इसके साथ साथ दूसरे अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर राज्य सरकारें उन वस्तुओं के सेल और परचेज पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती जो राज्य से बाहर खरीदी या बेची जा रही हैं, उन वस्तुओं पर भी जिन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यदि किसी राज्य सरकार ने इसका उल्लंघन करते हुए इस पर टैक्स लगा दिया तो संबंधित हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने पर यह सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों पहले हाई कोर्ट नहीं गए, या नहीं जा सकते थे तो क्यों, या हाई कोर्ट जाना ही बेकार था। यदि एक बार किसी फंडामेंटल राइट का हनन या वायलेशन सिद्ध हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत राहत देने से इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट यह भी नहीं कह सकता कि पीड़ित व्यक्ति को किसी दूसरे कोर्ट से राहत हासिल करना चाहिए या उसे साधारण कानून के जरिए राहत प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह भी नहीं कह सकता कि राहत देने से पहले सबूत इकट्ठे कर लिए जाएं या विवादास्पद तथ्यों की जांच करा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट यह भी नहीं कह सकता कि उचित रिट में ही याचिकाकर्ता को राहत मांगनी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं उपयुक्त रिट के अंदर राहत उपलब्ध कराना चाहिए या याचिका में ही उचित बदलाव कर देना चाहिए। आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर करके उपयुक्त राहत की मांग कर सकता था, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति समाज के व्यापक हित में याचिका दायर कर सकता है। यह असल में राइट टू बी हर्ड का विस्तार है, जिसमें जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के सेक्शन 14 को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उक्त प्रावधान संविधान की धारा 32 का उल्लंघन करता है। ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही प्रेरोगेटिव रिट जारी करने का अधिकार है। दोस्तों, अब बात करेंगे अलग अलग रिट्स का। पहला रिट है हैबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को प्रस्तुत करो। इस रिट के माध्यम से कोर्ट यह सुनिश्चित करती है यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है तो उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि उस व्यक्ति को हिरासत में रखे जाने का कारण ज्ञात हो सके, और यदि उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई उचित न्यायिक कारण नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। हैबियस कॉर्पस रिट सरकारी अधिकारी या किसी प्राइवेट व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है के खिलाफ जारी की जा सकती है। रिट की अवहेलना की अवस्था में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है, जिसके अंदर सजा का भी प्रावधान है। न सिर्फ सरकारी अधिकारियों के मनमाने रवैये बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैबियस कॉर्पस रिट एक शक्तिशाली रक्षा कवच है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो हैबियस कॉर्पस रिट निष्फल यानी इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। दोस्तों, अलग अलग परिस्थितियों में हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जा सकता है। पहला है इसमें फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या
वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, यानी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यदि सरकारी एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है बिना किसी वैधानिक आधार के या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हटकर किसी को गिरफ्तार किया गया है, या जिस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह कानून ही अवैध या असंवैधानिक है, तो इस अवस्था में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट उस अधिकारी के विरुद्ध जारी कर सकती है जिसने पीड़ित को हिरासत में लिया है, और उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है। हैबियस कॉर्पस रिट उस अवस्था में भी जारी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को जिस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है वह कानून ही अल्ट्रा वायर है या गैर संवैधानिक है। दोस्तों, कुछ ऐसे मामले भी हैं जब रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जारी नहीं किया जा सकता, जैसे कि यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति और हिरासत में लेने वाला दोनों ही कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर किसी कोर्ट द्वारा सजा दी गई हो, यानी सजा याफ्ता हो, या अभिलेख न्यायालय या संसद द्वारा की जा रही अवमानना की कार्रवाई में हस्तक्षेप हो, या व्यक्ति को किसी कोर्ट द्वारा जेल भेजा गया हो और वह प्रथम दृष्टया वह आदेश गैर कानूनी नहीं है, उसे कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र के बाहर हो। दोस्तों, दूसरा रिट है मैंडमस, जिसका शाब्दिक अर्थ है कमांड या आदेश। मैंडमस रिट सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को उनकी सार्वजनिक और कानूनी कर्तव्यों यानी पब्लिक लीगल ड्यूटी का निर्वाह करने का परम आदेश देता है, जिसके निर्वाह करने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और इस कर्तव्य का निष्पादन किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। मतलब पीड़ित व्यक्ति के पास कोई और रेमेडी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर यह स्पष्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक एवं कानूनी कर्तव्य का निर्वाह करने से इनकार कर रहा है जबकि उसके इस कर्तव्य का निर्वहन याचिकाकर्ता का कानूनी अधिकार है, इस अवस्था में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट द्वारा मैंडमस रिट जारी किया जा सकता है। वैसे यह हाई कोर्ट का विवेकाधिकार है। यदि राहत का कोई और कानूनी विकल्प मौजूद हो तो हाई कोर्ट मैंडमस रिट जारी करने से इनकार भी कर सकता है। हालांकि जहां तक फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का प्रश्न है तो वैकल्पिक समाधान होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तब फंडामेंटल राइट्स को लागू कराना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कर्तव्य है। भारत में मैंडमस रिट सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 361 के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध भी उपयुक्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। मैंडमस रिट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और दूसरे न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किए जा सकते हैं यदि वे अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैंडमस रिट जारी करने का मुख्य उद्देश्य है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराना। यदि कोई सरकारी अधिकारी या सरकार स्वयं किसी कार्रवाई से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका मैंडमस रिट जारी करके उक्त कार्रवाई पर रोक लगा सकती है। एक मामले में याचिकाकर्ता जो कि सबऑर्डिनेट सिविल जुडिशियल सर्विसेज के लिए योग्य था लेकिन कम्युनल रोटेशन के कारण उसका चयन नहीं किया जा रहा था, जो कि आर्टिकल 16(1) द्वारा गारंटीड फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था, तब कोर्ट ने मद्रास स्टेट को मैंडमस जारी करके रिट कम्युनल रोटेशन को छोड़कर योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता की पात्रता का परीक्षण करने का आदेश दिया। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के अलावा हाई कोर्ट और मामलों पर भी मैंडमस रिट जारी कर सकता है। मैंडमस रिट किसी कोर्ट या जुडिशियल ट्राइब्यूनल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जारी किया जा सकता है यदि वह ऐसा करने से इनकार कर रहा है।
मैंडमस रिट जारी करके कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी या स्वयं सरकार को निर्देश दे सकती है कि वह उस कानून को लागू न करें क्योंकि वह असंवैधानिक है। दोस्तों, आर्टिकल 361 के अंतर्गत मैंडमस रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। मैंडमस रिट प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे प्रोहिबिशन रिट पर। प्रोहिबिशन रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालयों को यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही हैं या ऐसे अधिकार क्षेत्र पर काम कर रही हैं जो वैधिक रूप से उनमें निहित नहीं है। दूसरे शब्दों में इस रिट का उद्देश्य है अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी वैधिक और कानूनी सीमाओं के अंदर ही रहने के लिए बाध्य करना। दोस्तों, प्रोहिबिशन और मैंडमस में यह अंतर है कि जहां मैंडमस कार्रवाई करने के लिए परम आदेश देता है, वहीं प्रोहिबिशन कार्रवाई रोकने के लिए आदेश देता है। मैंडमस रिट जारी किया जाता है न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों के विरुद्ध, जबकि प्रोहिबिशन रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक के विरुद्ध नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि प्रोहिबिशन रिट कोर्ट का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि यह अधिकार का मामला है। भारत में प्रोहिबिशन रिट जारी किया जा सकता है अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण या अभाव के मामले में, पर इसके साथ ही यह रिट उस मामले में भी जारी हो सकता है जिसमें किसी अधीनस्थ कोर्ट ने उस कानून के अंदर ही अपना अधिकार क्षेत्र हासिल कर लिया हो जो कानून स्वयं किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट तभी जारी कर सकता है जब किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ हो। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले रिट सर्स्यूरेरी के। देखा जाए तो प्रोहिबिशन रिट तब जारी किया जाता है जब कोई मामला लंबित है यानी पेंडिंग है और अंतिम आदेश अभी होना बाकी है, जबकि सर्स्यूरेरी रिट तब जारी किया जाता है जब अदालती कार्रवाई समाप्त हो गई हो या अंतिम आदेश जारी कर दिया गया हो। हालांकि प्रोहिबिशन और सर्स्यूरेरी दोनों को जारी किया जाता है न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायालयों या ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ, लेकिन प्रोहिबिशन जारी किया जाता है ट्राइब्यूनल्स के असंवैधानिक निर्णयों को रोकने के लिए, जबकि सर्स्यूरेरी रिट को जारी किया जाता है ट्राइब्यूनल के आदेश को निरस्त करने के लिए, रद्द। दोनों ही रिट्स का उद्देश्य है कि अधीनस्थ न्याय अदालतें और ट्राइब्यूनल अपने उचित अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करें और किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण न करें। दोस्तों, सर्स्यूरेरी रिट जारी करने के लिए ज़रूरी है पहला उसका कि कोई ट्राइब्यूनल हो या कोई सरकारी अधिकारी हो जिसके पास अधिकार हो एक न्यायिक संस्था के तौर पर काम करने का और उसके निर्णय लोगों के अधिकारों को प्रभावित करते हों। दूसरा, ज़रूरी है कि ट्राइब्यूनल या अधिकारी ने बिना अधिकार के ही कोई अर्ध न्यायिक कार्रवाई की हो या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला किया हो या उसका फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो या एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड यानी देखते ही कोई त्रुटि मालूम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सर्स्यूरेरी रिट को प्रशासनिक मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। यह उन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जिन्हें न्यायिक तौर तरीकों से कार्रवाई करनी होती है और किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों का सुनना जरूरी हो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसलों और प्रशासनिक और अर्धन्यायिक के बीच का अंतर मिट गया और आज की स्थिति में किसी भी अधिकारी को कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। किसी भी पीड़ित को अपना पक्ष रखने का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऐसे आदेश को धारा 226 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कब कोई ट्राइब्यूनल बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य करता है। पहला, यदि कोर्ट का गठन ही त्रुटिपूर्ण हो यानी
ऐसे लोग इसमें बैठ गए हैं जो इसकी योग्यता ही नहीं रखते और निर्णय ले रहे हैं। दूसरा, वह कानून जिसके अंतर्गत ट्राइब्यूनल का गठन हुआ है उसके अनुसार जांच का विषय वस्तु ही ट्राइब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तीसरा, जिन तथ्यों पर कोर्ट का अस्तित्व निर्भर करता हो, कोर्ट ने उन तथ्यों की गलत व्याख्या करके अपना अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित कर लिया हो। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब ट्राइब्यूनल ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो या इसके फैसले धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मिलीभगत से हासिल किए गए हों। अंत में जब किसी अधीनस्थ कोर्ट या ट्राइब्यूनल का निर्णय एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड से प्रभावित हो जाता है तो सर्स्यूलरी रिट के माध्यम से खारिज किया जा सकता है इसे। यहाँ त्रुटि या एरर का अर्थ है एरर ऑफ लॉ। यदि कोई ट्राइब्यूनल जिस आधार पर कोई फैसला करता है और यह पाया जाता है कि कानून के अंतर्गत ये आधार उस फैसले की इजाज़त नहीं देते, तब सर्स्यूलरी रिट जारी करके उस फैसले को रद्द किया जा सकता है। ऐसे भी मामलों में हाई कोर्ट सर्स्यूलरी रिट जारी करके अधीनस्थ यानी इंफीरियर कोर्ट्स के फैसले को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी सर्स्यूलरी रिट जारी कर सकता है बशर्ते किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ हो। दोस्तों, अब बात करेंगे को वारंटो की। को वारंटो रिट के माध्यम से कोर्ट यह जांच करती है कि किसी सार्वजनिक पद यानी पब्लिक ऑफिस पर बैठने वाला कानून के अनुसार उस पद पर बैठने की योग्यता रखता है या नहीं। यदि उस पद पर दावा गलत निकला तो कोर्ट उसे निकालकर बाहर करने का आदेश दे सकती है। को वारंटो रिट जारी करने के लिए यह ज़रूरी है कि वो ऑफिस या पद सार्वजनिक हो, सरकारी हो और विधि या संविधान द्वारा सृजित हो, क्रिएटेड हो। वो ऑफिस या पद सब्सटेंटिव यानी मौलिक हो। इसका अर्थ यह है यह पद किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। किसी भी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति में संविधान, विधि और वैधानिक दस्तावेजों का उल्लंघन हुआ हो। दोस्तों, को वारंटो रिट का मूल मंत्र है किसी भी पब्लिक पोस्ट पर कोई गैरकानूनी तरीके से काबिज न हो जाए। को वारंटो रिट कोर्ट का विवेकाधीन मामला है, वह इसे जारी भी कर सकती है और इनकार भी कर सकती है, जैसी परिस्थितियां हों। यदि याचिकाकर्ता के दावे में कोई दम नहीं है या याचिका किसी को तंग करने के उद्देश्य से दायर की गई है या दावा करने में अत्यधिक विलंब हुआ हो या दावे का कोई वैकल्पिक समाधान है तो कोर्ट को वारंटो रिट जारी करने से इनकार कर सकती है। किसी पब्लिक पोस्ट पर नियुक्ति की वैधानिकता को कोई भी चुनौती दे सकता है, चाहे खुद का फंडामेंटल राइट या दूसरे के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या न हुआ हो। को वारंटो रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध है जो किसी पब्लिक पोस्ट के लिए अयोग्य होते हुए भी गैर कानूनी ढंग से उस पर काबिज हो गया है। उसे कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि किस अधिकार से वह उस पोस्ट पर काबिज है, जैसे उसके पास जरूरी योग्यता है कि नहीं। को वारंटो रिट एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है उनके खिलाफ जो अयोग्य होते हुए भी सरकारी पदों पर काबिज हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। टॉपिक समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।